हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 21 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, मैं जानता हूँ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज सुमित सर होंगे, बट सुमित सर किसी वजह से कहीं उनको ना फैमिली इवेंट की वजह से कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है एंड इस वजह से आज वो डिस्कशन नहीं ले पाएंगे। तो आज कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। देखिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पंचायत लेवल के रिगार्डिंग अटोनॉमी के ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको समझेंगे। एक मुद्दा आप जानते हो, G20 बार बार न्यूज में चला ही आ रहा है। कंसिडरिंग कि इंडिया के पास G20 के इस साल प्रेसिडेंसी है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एंड स्पेशली जिन स्टूडेंट्स का ना अभी इंटरव्यू है स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जनवरी, उनके लिए G20 को अच्छे से तैयार करना एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, राइट। इसके साथ ही एक मुद्दा हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मिंट का आर्टिकल है रिगार्डिंग यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, यूसीसी के बारे में ना डिबेट्स लंबे टाइम से चलती आ रही हैं, पर अभी रिसेंटली दोबारा से चलने लगी हैं, ठीक है ना। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स आगे आ रही हैं, वो देख रही हैं कि कैसे करना है। कई बार बात करी जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग वर्क करे, कई बार स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है। तो डिबेट यही है कि आखिर ये जो रिलीजन है और लॉ है, इनके बीच का नेचर क्या होना चाहिए। क्या रिलीजन और लॉ को हमें अलग अलग रखना चाहिए, या फिर इनके बीच में जो कुछ तरह का इंटरवेंशन होना चाहिए, यही मेजर डिबेट है। अब अगर आप नोटिस करोगे, आप रियलाइज करोगे, आर्टिकल 44 बेसिकली अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है, वहां पर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की बात होती है। उसमें जो आर्टिकल 44 है उसके अंदर लिखा गया है कि स्टेट हमारा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको सिक्योर करने की बात करी गई है। इवन देखो, बहुत सारी जजमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सरला मुदगल केस, इस पर्टिकुलर केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला था कि उसको एफर्ट्स लेने चाहिए ताकि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ पाए। अब देखो सर, ये होता क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखो, एक्चुअल में बात ये है कि हमारे यहाँ पे ना अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, हिंदूज की अगर हम बात करें, तो हिंदूज का हिंदू मैरिज एक्ट अलग से है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इसी तरह से गार्जियनशिप के लिए एक्ट है, मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन का एक्ट है। उसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे मान लो मुस्लिम्स की बात कर लीजिए, तो वहां पर शरिया लॉ आ जाता है। क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है। इस तरह से अलग अलग तरह के हमारे पास एक्ट है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो, मैरिज की बात हो गया, इनहेरिटेंस की बात हो गया, अडॉप्शन की बात हो गया, ये इस तरह के जो पर्सनल लॉज है ना, ये हर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अलग अलग हो जाते हैं। अभी अगर हम बात करें यूसीसी की, तो यूसीसी में क्या होगा, ये सारे यूनिफॉर्म हो जाएंगे, चाहे वो मैरिज का हो, मेंटेनेंस का हो, सक्सेशन, गार्डियनशिप, अडॉप्शन, इनमें से कोई भी मुद्दा हो, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी होगा। उस पर फर्क नहीं पड़ेगा कि अच्छा मुस्लिम है तो अलग लॉ होगा, हिंदू है तो अलग लॉ होगा, क्रिश्चियन है तो अलग लॉ होगा, नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 वर्ड है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म मतलब एक चीज होगी जो कि जो पर्सनल मैटर्स के ऊपर यूनिफॉर्मली होगी सभी के रिस्पेक्ट ऑफ देयर कम्युनिटीज, ठीक है। जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, उनका भी यही कहीं ना कहीं एम था। इसी वजह से हमने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डाला है, ताकि जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे सरला मुदगल केस के अंदर, सिमिलरली अगर हम बात करें शाह बानो बेगम जो केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, जहां पर ने काफी देश को इसने हिला के रख दिया था इस पर्टिकुलर केस ने। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर हमें देश में इंटीग्रेशन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना जरूरी है। देखो, अदरवाइज होता क्या है, अगर आप नोटिस करो कि हिंदूज के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग, तो थोड़ा सा ना आपस में यहाँ पे वाद विवाद देखने को मिल जाता है कि अच्छा ये तो अलग है, ये अलग है, पर हमें क्या करना है, नेशनल इंटीग्रेशन करना है। तो अगर पर्सनल लॉ सेम होंगे, कहीं ना कहीं वो नेशनल इंटीग्रेशन के कॉज को बढ़ा सकता है, ऐसा हम यहाँ पे मान सकते हैं। और साथ में अगर आप नोटिस करोगे, सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है? देखो, वैसे तो सेक्युलरिज्म की अलग अलग डेफिनेशन हमें देखने को मिल जाती है, फ्रेंच में अलग है, इंडिया में अलग है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग इसका यही नहीं है कि रिलीजन और जो स्टेट थोड़ा अलग अलग रहे, जो स्टेट है वो रिलीजन के अंदर अपना इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप ना करे, बिल्कुल। तो अगर इस तरह से हमने अगर नोटिस करने की कोशिश करी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे सेक्युलरिज्म में हेल्प कर सकता है कि चर्च अलग हो जाएगा, स्टेट अलग हो जाएगा। तो जैसे गोवा एक हमारा ना सक्सेसफुल एग्जांपल है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया हुआ है। तो काफी बार ना, चाहे आप सरला मुदगल केस की बात कर लो, या फिर इसके बाद भी जो शायरा बानो केस हुआ, वहां पर भी जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गोवा एक सक्सेसफुल एग्जांपल है और वहां से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो अभी कुछ इस तरह बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, ऑल्दो पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है, बट बहुत सारी स्टेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया, इन्होंने एक अपने यहाँ पे एक कमेटी बनाई है ताकि एक तरह का वो ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आए कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है।
देखो एक्चुअल में ना है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड भले ही अच्छी चीज है डेफिनेटली, पर होता क्या है ना, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा वो डिटरमिन करेगा कि एक्चुअल में इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा या खराब आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने देखो एक ना बहुत सारे कुछ लोगों ने यहाँ पे पीआईएल डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस तरह की कमेटी ये कैसे बना सकते हैं, ये नहीं बननी चाहिए पैनल वगैरह, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसमिस कर दिया है कि नहीं, स्टेट्स बना सकती हैं अगर यहाँ पे अपना एक तरह का पैनल बनाना चाहें, और वो काम चल भी रहा है। उसी तरह से केरला हाई कोर्ट ने भी, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग देखा हुआ है कि सेंटर को ये चीज करनी चाहिए। तो बहुत सारे यहाँ पे देखने को एफर्ट्स देखने को मिलते हैं जुडिशरी के द्वारा। सिमिलरली जैसे मैं बात कर रहा था, पार्लियामेंट के अंदर भी एक प्राइवेट मेंबर बिल भी इसके रिगार्डिंग आया है कि हमारे पास एक कमेटी होनी चाहिए जो इसको देखे, ठीक है। तो इस तरह से एफर्ट्स बहुत सारे यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। एक और पर्टिकुलर केस था, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी हमें देखने को मिला था कि यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी कि यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन आखिर क्यों नहीं हो रहा। उसी तरह से ट्रिपल तलाक रूलिंग के अंदर भी ये बात हरी गई थी। देखो ये आप नोटिस करो ना, एक्चुअल में होता है क्या ना, जो वुमेन है उनके ऊपर कई बार बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। किस चीज का? जब ये कम्युनिटी बेस्ड लॉज अलग अलग होते हैं। काफी सारी कम्युनिटीज के अंदर ऐसा देखने को मिला है कि जो लॉज है ना वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वुमेन को ज्यादा वहां पे नुकसान होता है। पर अगर हमने एक यूनिफॉर्म लॉज बना दिए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वुमेन का जो स्टेटस है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा हिस्ट्री बुक्स में अगर हम जाने की कोशिश करें, देखें कि पास्ट में आखिर क्या हुआ था, तो आप रियलाइज करोगे कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ना अलग अलग व्यूज थे। एक व्यू ये था कि भैया हमें इसको ना जो फंडामेंटल राइट्स है, बेसिकली जो पार्ट 3 है, वो क्या होता है आप जानते हो, जस्टिसेबल पार्ट है, ठीक है ना। अगर ये नहीं हो रही तो आप डेफिनेटली कोर्ट्स में जा सकते हो। तो एक व्यू ये था कि इसको हमें पार्ट 3 के अंदर डाल देना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि स्टेट और रिलीजन आपस में कंसर्न ना करें, अलग अलग रहें। मतलब ये चीज होनी चाहिए, मतलब कि पर्सनल लॉज अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर पर्सनल लॉज अलग होंगे तो कहीं ना कहीं हमने ना क्या कर दिया कि अच्छा ये हिंदूज हैं, ये मुस्लिम्स हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे, एक तरह का वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बट जाएंगे। पर हमें क्या प्रमोट करना था? नेशनल इंटीग्रेशन। तो बहुत सारे लोगों की ये कोशिश थी कि हमें इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर रखेंगे तो आपस में इंटरमिंगलिंग हो पाएगी, एक सिंगल लॉज हो पाएंगे, एंड आपस में जो कम्युनिटीज हैं वो वर्क कर पाएंगी। फिर बाद में देखो हमने कहां पे ऐड कर दिया इसको? डीपीएसपी में। ऐसा माना गया, जो भी आप जानते हो डीपीएसपी के अंदर जितने भी प्रोविजन है कि वो क्या दिखाती हैं कि फ्यूचर के अंदर जब हमारे जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जब उनको लगेगा कि सिचुएशन ऐसी आ गई है, जब हमारे यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो गई है, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से डीपीएसपी के अंदर इसको डाल दिया गया था। पर देखो इसके साथ ही कई बार ना एप्रीहेंशन भी आते हैं। एप्रीहेंशन इस बात के कि देखो हमारे यहाँ पे एक बात होती है डाइवर्सिटी की, ठीक है ना, अलग अलग विभिन्नताएं हैं इंडिया के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम यूसीसी के चक्कर में हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको इग्नोर कर दें। कहीं देखो इंडिया का सबसे पावरफुल चीज क्या है? ऑब्वियसली यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना, कि हमारे यहाँ पे इतनी विभिन्नताएं भी हैं पर हम साथ में रहना भी जानते हैं बहुत प्रेम और उससे प्यार से, बिल्कुल। तो यहाँ पर कई बार डर लगता है कि ऐसा तो नहीं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो रूल्स हैं वो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर थोप दी जाएं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह के जो फियर्स हैं उनको हमें टैकल करना पड़ेगा, ताकि ऐसा हम इंश्योर कर पाए कि जो पर्सनल लॉज हो वो पूरे देश की ग्रोथ के लिए हो, जो वुमेन की एम्पावरमेंट है उसके डायरेक्शन में हम वर्क करें। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो अगर उनकी जो फेयर डिमांड्स हैं उनको हम मीट ना करें, ठीक है। तो यूसीसी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कम्युनल पीस होना चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, सबको हम समान तरह से दें, वुमेन के राइट्स हो गया, जो डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, इस तरह के जो नॉर्म्स हैं वो सभी जगह पे कंसिस्टेंट रहें, यही यूसीसी का वर्क होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऊपर से आप नोटिस करो, देखो अगर ना इस तरह से अलग अलग लॉज है हमारे पास, हिंदूज के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग, इससे ना जुडिशरी को भी बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल लॉज को इंटरप्रेट करना काफी मुश्किल काम हो जाता है। अब देखो जो हमारे जजेस हैं, वो जजेस किसमें, उनकी एक्सपर्टीज किसकी है? उनकी एक्सपर्टीज है लॉ के अंदर, उनकी एक्सपर्टीज थियोलॉजी में थोड़ी है, ठीक है ना, रीजन के अंदर थोड़ी ना उनकी एक्सपर्टीज है। तो इनको इंटरप्रेट करना, कैसे ये चीजें इंश्योर कर पाएंगी, ये काफी मुश्किल हो जाता है जुडिशरी के लिए काम। तो यूसीसी आपको वहां पर भी हेल्प करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लीगल लूप होल्स हैं उन सभी को हम वर्क कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर देखो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ली गई है, इटली हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, पर इंडिया में तो डाइवर्सिटी है। तो यूसीसी को वर्क करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बन जाता है। देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, अब इनमें मैरिज प्रैक्टिस अलग है, इनमें मैरिज प्रैक्टिस अलग है। अब इनकी मैरिज प्रैक्टिस को माने या इनकी मैरिज प्रैक्टिस को माने या क्रिश्चियंस की मैरिज प्रैक्टिस को माने, तो आपस में कॉमनैलिटी को लेके आना इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के अंदर एक मेजर चैलेंज यहाँ पर बन जाएगा। तो ये भी इसका इंप्लीमेंटेशन ही बताएगा कि एक्चुअल में ये कितना अच्छा है।
आइडिया पेपर के ऊपर बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें इसके बेनिफिट्स भी हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर भी, ठीक है ना, इसके प्रोज आप देख सकते हो कि सभी सिटीजन को इक्वल स्टेटस हो गया, जेंडर इंपावरमेंट, वुमेन इंपावरमेंट के अंदर काम करेगा, यंग पॉपुलेशन हो गया, उनको एस्पिरेशंस को मीट करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन का हमने पॉइंट डिस्कस किया, और ये जो पर्सनल लॉज वाले इश्यूज थे इनको हम कहीं ना कहीं डील कर सकते हैं। पर कुछ कॉन्स भी हैं कि इंडिया को इसके इंप्लीमेंट करने के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आएंगी, लोगों में कैसे कंसेंसस बनेगा, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कौन से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पीछे होना पड़ेगा, किसी को आगे होना पड़ेगा, कैसे बैलेंस होगा, ये चीजें इसके रिगार्डिंग काफी डिफिकल्टीज हमें देखने को मिल सकती हैं। बाकी देखो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के अंदर आप जानते हो हमारे यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम की बात करी गई है, वो भी एक फंडामेंटल राइट है, तो कहीं ना कहीं ये उसके साथ तो नहीं हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट में आता, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बन सकता है। बाकी इसको ऐसा भी देख सकते हैं कुछ लोग कि ये स्टेट क्यों इंटरफेयर कर रही है हमारे पर्सनल मैटर्स के अंदर, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उठ जाता है, ठीक है। बाकी सेंसिटिव है, टफ है, और टाइम पता नहीं अभी सूटेबल है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क काफी सारे लोगों के अंदर आ जाता है। तो डेफिनेटली देखो अच्छा है आइडिया, बट इंप्लीमेंट कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो डिटरमिन करेगा कि यूसीसी एक सक्सेस बनता है या एक फेलियर की तरह हमारे सामने आता है। राइट फ्रेंड्स, तो ये था पहला आर्टिकल। अब चलते हैं हम अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग G20 प्रेसिडेंसी टू एम्पलीफाई साउथ एशियाज वॉइस, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल में ना G20 प्रेसिडेंसी इंडिया कैसे यूज कर सकता है वो सारी चीजें बताई गई हैं, उस पर आएंगे। थोड़ा सा मैंने G20 का आपको समरी दे देता हूँ ताकि कोई क्वेश्चन आए तो उसके रिगार्डिंग आप टैकल कर पाओ। देखो दरअसल में G20 में ना एक्चुअल में है क्या, ये 20 कंट्रीज नहीं है, ध्यान समझना, इसमें 19 कंट्री है और साथ ही साथ क्या है, यूरोपियन यूनियन। तो 20 कंट्रीज नहीं है, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है, और एक तरह का क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ठीक है ना। दरअसल में हुआ क्या इसका जो फॉर्मेशन हुई ना वो 1999 के अंदर देखने को मिली। उस टाइम पर दुनिया में बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे, तो उसके रिस्पॉन्स में इसको बनाया गया। पर जब इसको बनाया गया ना उस टाइम पर हमने इसको थोड़ा इकोनॉमिक बॉडी की तरह ज्यादा देखा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्टर हो गया या फिर जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर जैसे आरबीआई हो गया, इनकी पार्टिसिपेशन यहाँ पे होती थी। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी या फिर जो हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट जो भी आप कहना चाहो, जैसे इंडिया में तो प्रधानमंत्री जी हेड ऑफ गवर्नमेंट है, बट बाकी जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पर जो उनके हेड्स होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन नहीं थी। पार्टिसिपेशन किसकी थी, फाइनेंस मिनिस्टर की हो गया या फिर सेंट्रल बैंक से गवर्नर की। पर धीरे धीरे हमने ऐसा नोटिस किया कि नहीं यार, अगर हमने इसको अच्छे से करना है ना तो हमारे यहाँ पे जो हेड्स हैं, उस कंट्री के हेड्स हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो हुआ क्या, 2008 में जब हमने ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस देखा, उसके बाद हमने क्या किया, इसको इंश्योर किया कि यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली। तो ओवर द टाइम क्या हुआ, पार्टिसिपेशन इसकी बहुत ज्यादा हो गई। और देखो ये वो वाली कंट्रीज हैं, इनमें डेवलप्ड कंट्रीज भी आती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी आती हैं। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं वो इसका पार्ट है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं तो मोर देन 85% जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर इन 20 या 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन से आता है। नियरली 80% का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो यहाँ पर है। साथ ही साथ 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ देखने को मिल जाएगी। 50% एरिया दुनिया का इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इससे होता क्या है, ये सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये था कुछ बैकग्राउंड G20 का। अब चलते हैं कि आर्टिकल आके डिस्कस क्या कर रहा है। यहाँ पर देखो नोटिस करो, आज के टाइम पर ना दुनिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है पर साथ ही साथ अच्छा खासा एक डेंजर भी है। इस टाइम पर इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली है। देखो फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, दुनिया में इन्फ्लेशन का डर है, ठीक है ना। ऊपर से हम बात कर रहे हैं कि 2023 में हम रिसेशन देख सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। आपने यील्ड इन्वर्जन के बारे में सुना होगा, तो 2000 हिंटिंग टुवर्ड्स कि हम रिसेशन देख पाएंगे। साथ ही साथ दुनिया में फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बहुत सारी कंट्रीज में फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर से देखो क्लाइमेट क्राइसिस ने अलग से दिक्कत दे रखी है, ठीक है ना। अलग अलग दुनिया में आप देख रहे हो कितने सारी पोल्यूशन हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं, हम बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे टाइम पर इंडिया कैसे इस चीज को टैकल करता है, इस बड़े G20 को, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। थोड़ा सा अगर आप नोटिस करो तो देखो G20 का आप लोगो देख सकते हो, यहाँ पे एक लोटस का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हमने जो इसका मोटो है वो क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, या आप कह सकते हो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वही वसुदेव कुटुंबकम है। हमारा फोकस भी उसी के ही ऊपर है। तो इंडिया ने इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, हमने कुछ प्रायोरिटीज को हमने यहाँ पे नोटिस किया है। पहला क्या है, पहला है थोड़ा एनवायरमेंट से संबंधित कि ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस, लाइफ, ये दरअसल में COP26 हुआ था ना, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी थी लाइफ की, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। देखो क्लाइमेट को टैकल करने की जिम्मेदारी सरकारों की है, कोई इसमें मैं मना नहीं कर रहा,
पर उतनी ही जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी है। तो आम इंसान कैसे इसको करे, एक तरह का जन आंदोलन कैसे बनाया जाए, वो सारी बातें, प्लस साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी की डेवलपमेंट हो गया, क्लाइमेट के रिगार्डिंग जो पैसा चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंस, वो बातें होगी। तो ये इंडिया की एक प्रायोरिटी है। उसके अलावा आप जानते हो 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, तो वो सब हम चीजें कैसे करें, उसके रिगार्डिंग कैसे प्रोग्रेस होनी चाहिए, ये हमारी एक प्रायोरिटी बन जाती है। बाकी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको क्रिएट करना, बहुत सारी वर्ल्ड की ऐसी बॉडीज हैं जिनके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, यूनाइटेड नेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी बॉडीज हैं जो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो वो रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। एंड साथ ही साथ हमने वुमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया है, क्योंकि वुमेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का या पूरी वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूट करने का। ठीक है, आप देख भी सकते हो प्रधानमंत्री जी ने ये बात करी भी है कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी विल वर्क टू प्रमोट द यूनिवर्सल सेंस ऑफ वननेस एंड हियर्स अवर थीम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये बात करिए कि दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंडिया उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यही हमारा मोटो है। अब यहाँ पर देखो साउथ एशिया के रिगार्डिंग अगर आप दिक्कतें देखोगे ना, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो श्रीलंका के, श्रीलंका का हमने देखा पिछले साल किस तरह से मेजर इश्यूज देखने को मिले, वहां के जो प्रेसिडेंट हो गया उनको भी भागना पड़ा था कुछ टाइम के लिए, ऊपर से लोगों के सड़कों के ऊपर इतना प्रोटेस्ट किया, रीजन क्या था, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन थी, IMF के पास जाना पड़ा है, इस तरह की बहुत सारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है श्रीलंका की बड़ी खराब है। पाकिस्तान भी देखो, मतलब आपने अभी नोटिस भी किया होगा IMF के पास, ठीक है ना, तो ये भी सारी यहाँ पे पाकिस्तान में भी दिक्कतें हैं, बाकी पाकिस्तान में फ्लड्स भी आए थे, तो यहाँ पर भी सिचुएशन काफी खराब है। आप जानते हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी पाकिस्तान के बहुत ही हिस्टोरिकली कम हो चुके हैं, ऊपर से जो फ्लड्स हैं उन्होंने भी बहुत मेजर लॉस किया है, तो लॉसेस बहुत ज्यादा हुए हैं। इसके अलावा अब बांग्लादेश का भी हमने सुना था कि बांग्लादेश में भी कुछ टाइम के लिए कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किए, क्यों, क्योंकि वहां पे फ्यूल प्राइसेस वगैरह बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर जैसे आप अफगानिस्तान की भी बात कर लीजिए या नेपाल की भी बात कर लीजिए, तो पूरे साउथ एशिया में ना कुछ दिक्कतें हम आपको देखने को मिलेगी ही कि बहुत ज्यादा सिचुएशन साउथ एशिया की काफी खराब है। अब इंडिया इस टाइम पर जब G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है ना, कि हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है। ये जो साउथ एशियन इकोनॉमी का इतना डेट बर्डन बढ़ा हुआ है ना, ये चाइना ने जो डेट ट्रैप जो डिप्लोमेसी कर रही है, उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट जो इन कंट्रीज के ऊपर आया है, तो इंडिया G20 के ऊपर कैसे स्टेबिलिटी लेके आनी है, कैसे पीस लेकर आना है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। देखो साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो 1.8 बिलियन लोग, लगभग 180 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, 1/3 ग्लोबल पुअर रहते हैं, और साउथ एशिया जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, तो इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया, ठीक है ना। और ऊपर से क्योंकि इंडिया देखो साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है, तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, उससे इंडिया की बात मतलब इंपॉर्टेंट बन जाती है। ऊपर से अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये जो 8 कंट्रीज मैंने आपको बताई जो सार्क के अंदर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के अंदर जो 8 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान और बांग्लादेश, इन 8 कंट्रीज में से सिर्फ एक ही कंट्री है जो G20 में रिप्रेजेंटेड है, वो कौन सी है, इंडिया। तो इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से बन जाती है कि हम जो साउथ एशिया की आवाज है पूरी दुनिया तक लेके जाएं, ठीक है। ऊपर से अगर आप नोटिस करो तो G20 में डेवलपिंग कंट्रीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दरअसल में होता क्या है ना कि G20 में ट्रियोका करके है, आपको अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूं तो G20 में ना कोई परमानेंट वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेट होती रहती है। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो कि आज क्या है, इंडिया प्रेसिडेंट है, पर इसके पहले कौन था, इसके पहले था इंडोनेशिया, और आने इंडिया के बाद अगले साल मतलब इसके बाद कौन आएगा, अगले बाद आएगा ब्राजील। तो होता क्या है ना, ये तीनों कंट्रीज मिलकर कोऑर्डिनेट करती हैं कि अच्छा आप पिछले पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है, आपने कंटिन्यूटी मेंटेन करी, इंडिया को करी, इंडिया के जो एजेंडा स्टार्ट किया था उस पर्टिकुलर चीज को आगे कंटिन्यू किया ब्राजील ने। तो इस तरह से ना प्रेसिडेंसी के अंदर एक तरह से कंटिन्यूटी आती है, इसी को ट्रियोका बोलते हैं। फिर अगले साल क्या होगा, यहाँ पर इंडिया आ जाएगा, ब्राजील और उसके बाद वाली कंट्री, तो इसको बोलता है G20 ट्रियोका, ताकि जो एजेंडा है वो कंटिन्यू कर पाए। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, आप बात कर लो इंडोनेशिया की, आप बात कर लो इंडिया की, ब्राजील की, ये सारी क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज। ब्राजील के बाद कौन आएगा, साउथ अफ्रीका, ये भी डेवलपिंग कंट्रीज है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले कुछ सालों के लिए हम अपनी आवाज को और भी बुलंद कर पाएं। पोस्ट पैंडेमिक जो रिकवरी है उसको हम कैसे कर सकते हैं, इन्फ्लेशन के जो इश्यूज हो गया, ठीक है ना, जो वेदर रिलेटेड इश्यूज हो गया, इनको कैसे टैकल करना है साउथ एशिया के अंदर या इन जनरल डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो एक चीज हमें यहाँ पे नोटिस करनी है, दैट इज एनर्जी, हेल्थ एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो कि जैसे आप नोटिस करोगे कि ये जो साउथ एशियन इकोनॉमीज है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। नियरली जो 63% एमिशंस हैं वो इसी से कॉरस्पॉन्डिंग आती हैं। बाकी फॉरेक्स क्राइसिस है, डॉलर शॉर्ट सप्लाई में है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के रिगार्डिंग देखो बांग्लादेश के रिगार्डिंग इश्यूज हैं। तो यहाँ पर ना एनर्जी के ऊपर बहुत सारे इश्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऊपर से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट करना जरूरी है।
देखो इंडिया के अंदर भी आप नोटिस करते हो कि इंडिया में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत अच्छा नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज अक्सर बात करती हैं कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है तो कुछ टेक्नोलॉजी दे देंगे, पर सिर्फ टेक्नोलॉजी देने से बात नहीं बनेगी, हमें डेफिनेट टेक्नोलॉजी चाहिए, कुछ फाइनेंशियल एड भी चाहिए, पर उसके अलावा भी जो बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज है उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया को ये सारी जो आवाज है इन लोगों की पहुंचानी पड़ेगी आगे तक, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो इनकी आवाज सुनी जाए, उनके रिगार्डिंग प्रॉपर एक्शन लिया जा पाए। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इंडिया इकलौता मेंबर है साउथ एशिया से। ठीक है, तो एक तरह का इंडिया एक रोड मैप दे सकता है। आप जानते हो ना, जो ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, बेसिकली ग्लोबल साउथ क्या है, एक इकोनॉमिक टर्म है। यहाँ पर क्या होता है, उन कंट्रीज की बात करी जाती है जो थोड़ा पुअर कंट्रीज हैं, या फिर आप बात कर लीजिए थोड़ा जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो पर्टिकुलर कंट्रीज कैसे आगे प्रोग्रेस कर पाए, इसके रिगार्डिंग इंडिया की लीडरशिप इसके ऊपर फोकस करनी चाहिए। वेल्दी इकोनॉमीज के पास तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, बट इंडिया और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है इसके ऊपर फोकस कर सकती है। हमारा क्लाइमेट एक्शन हो गया, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कैसे बढ़ना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, ट्रेड में डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा कैसे मिले, ये सारी चीजें हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेटली ये सारी चीजें करेंगे, आपस में डिबेट डिस्कशन होगा, कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस आएंगे, और जो हमने प्रायोरिटी सेट करी हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज के थ्रू कैसे इसको इंश्योर करना है, ये सारे इंडिया के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड अगर इस डायरेक्शन में अच्छे से काम किया गया तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट हमारी कंट्री के लिए, डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, और जो इन जनरल हम बात करें साउथ एशिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आउटपुट हमें निकलने को मिल सकता है। राइट फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। दोस्तों, जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो रिलेट करता है पंचायत लेवल के ऊपर ऑटोनॉमी के रिगार्डिंग, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। जो काफी इजी सा ही आर्टिकल है, तो क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल में यहाँ पे एक ना इन्होंने कुछ हाईलाइट किए हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कर सकते हो तेलंगाना के अंदर, यहाँ पर जो वहाँ के सरपंच हैं या फिर जो उप सरपंच हैं, उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया, कि दरअसल में ना गाँव के अंदर मान लो कुछ काम करवाने हैं, कुछ विलेज के अंदर कुछ डेवलपमेंट का काम करवाना है, और पैसे नहीं आए, तो वहां के सरपंच हो गया या यहाँ पे जो उप सरपंच हो गया, उन पर्टिकुलर लोगों ने क्या किया, अपनी जेब से विलेज की डेवलपमेंट करवाई, और ये एक्सपेक्ट किया कि कोई बात नहीं, ऊपर से पैसा आएगा, थोड़ा डिले चल रहा है पर पैसा आ जाएगा। पर हुआ पता क्या, ये डिले इतना ज्यादा हो गया कि ऊपर से कभी पैसा आया ही नहीं, और इन्होंने लोन लेकर, बाहर से लोन लेकर ये डेवलपमेंट करवाई विलेज की। एक्सपेक्ट कर रहे थे पैसा आएगा, पैसा कभी आया ही नहीं। अब लोन तो चुकाना ही पड़ेगा ना, जो लोन लिया हुआ है, और उस लोन को ना चुकाने की वजह से क्या हुआ, इनके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया, एंड उस वजह से इनको सुसाइड करना पड़ा। और इस तरह की अगर आप बात करोगे ना तो बहुत सारी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ ऐसे सरपंच थे जो वहां की जो तेलंगाना की जो पार्टी है, टीआरएस होती थी पहले, अब बीआरएस नाम हो गया है, भारत राष्ट्रीय समिति, उसके कुछ जो सरपंच थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्यों रिजाइन कर दिया है, क्योंकि कई सालों से उनके पास फंड ही नहीं मिल रहे। ठीक है, फंड के बिना कैसे काम करेंगे। और सरपंच जो है अलग अलग, उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि इसके लिए उनको अपने रिसोर्सेस या बोरोइंग करनी पड़ती है ताकि इस चीज को मीट कर पाए। अब आप जानते हो, देखो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट हमें देखने को मिले, 30 साल हो गए, 1992 1993 में हमें ये चीजें देखने को मिली थी। उसके बाद इनको कॉन्स्टिट्यूशनल हमने स्टेटस दिया था लोकल गवर्नमेंट्स को, आप जानते हो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और जो बाकी म्यूनिसिपल कमेटीज वगैरह होती हैं। पर आजकल टाइम पे भी अगर आप नोटिस करो, ये पंचायत जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही, 3 रीजन है। एक तो देखो फंड नहीं मिल पा रहे, ठीक है ना, तो पैसा नहीं आएगा तो कैसे होगा, काम होगा ही नहीं। ठीक है, ऊपर से देखो इनके फंक्शंस प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है कि एक्चुअल में होता क्या है, कि स्टेट गवर्नमेंट की अलग पैरेलल बॉडीज बनी हुई हैं, एग्जैक्टली पता नहीं लगता कि अच्छा कौन सा काम इनको करना है, कौन सा काम इनको नहीं करना। दरअसल में होता क्या है ना, आप अगर देखोगे शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 को, तो वहां पर क्या था, स्टेट गवर्नमेंट ने ना कुछ पावर्स डिवॉल्व करनी थी नीचे इन स्टेट गवर्नमेंट को। दरअसल में ये क्या है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात है ना, कि नीचे तक हम अपनी पावर्स को लेकर जाएं। पर ऐसा बहुत सारी स्टेट्स ने नहीं किया, तो फंक्शंस ओवरलैपिंग और प्रॉपर इनको फंक्शंस दिए नहीं गए। कई जगह पर लोगों की कमी आ जाती है, फंक्शनरीज की कमी आ जाती है कि कोई काम करने के लिए लोग ही नहीं है अच्छे, कोई अच्छा जो ह्यूमन रिसोर्स है वही नहीं है। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली थोड़ा तेलंगाना की ज्यादा बात करी गई है, तो वहां फोकस किसके ऊपर, थोड़ा फंड्स के ऊपर वहां पे कमी किया ज्यादा यहाँ पे दिखाने की यहाँ पे राइटर ने बात करी है। अब होता क्या है, ठीक है ना, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो कैसे चीजें होंगी। ठीक है, पावर्स को डिसेंट्रलाइज करा ही नहीं कभी, तो उससे क्या होगा, पंचायत की फंक्शनिंग के ऊपर एक मेजर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। अब ग्राम पंचायत को अगर आप नोटिस करोगे कहां कहां से पैसा आता है, तो मेजर 3 सोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहला होता है कि अपने आप से कुछ ये रेवेन्यू स्ट्रीम को जनरेट करें। जैसे मान लो कुछ लोकली वहां पे कुछ टैक्सेस लगा दिए, कॉमन प्रॉपर्टी के ऊपर से कुछ रिसोर्स रेवेन्यू आया, वो हो गया, तो यहां से थोड़ा पैसा आ सकता है। या फिर हो सकता है कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनको ग्रांट दे, जैसे आप जानते हो ना फाइनेंस कमीशन वगैरह कुछ ग्रांट्स देता है, ग्रांट्स की रिकमेंडेशन करता है बेसिकली, तो वो सारी बातें। उसी तरह से तीसरा हो सकता है
कुछ स्कीम बेसिस के ऊपर कुछ फंड दिए जाएं, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ फंड्स हो। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे जो पहला है ना, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये बहुत कम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप तेलंगाना की बात करो तो 25% से भी कम वो अपने आप से कमा पाते हैं। ऊपर से जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स है, ठीक है ना, वो डिपेंड करती हैं कि आपके ऊपर के लोगों के साथ संबंध कैसे हैं, ठीक है। अगर आपके पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे संबंध है, ब्यूरोक्रेसी के साथ अच्छे संबंध है, तो आपको पैसा मिल जाएगा, नहीं है अच्छे संबंध तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये एक मेजर इशू बन जाता है। देखो होना क्या चाहिए, टेक्निकली गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, तो जो काम होना चाहिए उसके लिए पैसा आना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। पर फोकस इस चीज के ऊपर हो गया कि अच्छा ऊपर के साथ अच्छे संबंध है तो पैसा मिल गया, नहीं है तो नहीं मिला, और उससे इन सरपंच हो गया या जो ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर बड़ी ज्यादा दिक्कत आ जाती है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे ना, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी कुछ ना लिमिट्स लगा रखी हैं कि आप अच्छा इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, अगर इससे ज्यादा पैसा खर्च करना है तो हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, इस तरह की बहुत सारी चीजें। या फिर आप नोटिस करोगे जो ब्यूरोक्रेसी है उसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे लिंकेज है। जैसे एग्जांपल समझो, अगर कुछ मतलब पंचायत फंड से कुछ इशू करना है तो एक तो सरपंच के साइन होंगे उसके ऊपर, और साथ ही साथ साइन किसके होंगे, पंचायत सेक्रेटरी के, जो सचिव होता है ना पंचायत सचिव। तो और ये जो पंचायत सेक्रेटरी है ये किसको रिपोर्ट करता है, ये रिपोर्ट करता है बीडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को। तो ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होगी ना यहाँ पे। तो इसी वजह से क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ अच्छे कनेक्शन, स्टेट पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे कनेक्शन होना जरूरी बन चुका है अगर पंचायत की डेवलपमेंट होनी है, जो कि बहुत ही गलत चीज है, ठीक है। ऊपर से कई बार ऐसा भी नोटिस किया गया है कि ना, मान लो किसी सरपंच को कुछ पैसा लेना है या फिर ना कुछ चीजें करनी है, तो कई कई घंटों तक उनको गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर लाइन में लगना पड़ता है, बहुत दिन भर वेट करना पड़ता है, तब जाके ऊपर के जो मान लो जैसे डीएम हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया या एसडीएम वगैरह हो गए, उनसे मिलने के लिए इतना टाइम लग जाता है। तो ये सारे इश्यूज बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं कि पैसे मिलने की दिक्कत यहाँ पर हमें नोटिस करने को मिल जाती है, ठीक है। तो एक तो टाइम भी वहां पर वेस्ट होगा, बाकी एक तरह से वहां पे जो पैसा है वो सारी चीजें भी यहाँ पे वेस्टेज हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड यही है कि कहीं ना कहीं जो ऊपर से अगर आप नोटिस करोगे सरपंच को ना हम डिसमिस भी कर सकते हैं। आप नोटिस करो किसी की बाकी जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको हम डिसमिस नहीं करना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर सरपंच जब ऑफिस में काम कर रहा है तो उनको डिसमिस भी कर रहे हैं। कौन डिसमिस कर रहा है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो आप नोटिस करो डीएम या डीसी हुआ, उनको क्या हुआ, वो तो इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, उनको तो मतलब एक तरह से उन तो एग्जाम के थ्रू आए हैं। पर सरपंच क्या है, सरपंच को तो उन्होंने प्रॉपरली इलेक्शंस के थ्रू आए हैं। तो डीएम और डीसी अगर इनको यहाँ पर इनको हटा सकते हैं उनकी पोजीशन से, क्लियरली शो करता है कि सरपंच के पास बहुत ही ज्यादा कम पावर हमने दे रखी है। एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आप नोटिस करोगे, अगर कोई सरपंच अब्यूज ऑफ पावर हो गया, इम्बेजलमेंट हो गया, बेसिकली कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया या मिसकंडक्ट इसके अंदर पाया गया ना, तो उसको हटाया जा सकता है। बेसिकली कहने का क्या मतलब, अगर डीसी का कोई आदेश किसी सरपंच ने नहीं माना तो डीसी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर्स होती है कि वो सरपंच को हटा सकता है। तो इससे ना क्या होता है, जो सरपंच हो गया तो इनकी जो अथॉरिटी है उसको एक नीचे का प्रोविजन हमें देखने को मिलता है। और ये देखो लीगल प्रोविजन कैसे हो सकती है, आपको सोचो ना, इलेक्टेड ऑफिशियल को किसी ने हटा दिया इतनी आसानी से, तो बहुत ही मेजर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तेलंगाना की यहाँ पे जैसे बात करिए ना, 100 से भी ज्यादा सरपंच को यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है ना। एक बार तो ये था कि हाँ इन्होंने थोड़ा प्रोटेस्ट कर दिया तो उस वजह से हटा दिया, तो बहुत ही इलॉजिकल रीजन की वजह से भी कई बार इनको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखो कई बार ना जो हमारे जैसे एमएलए हो गया, मान लो जैसे तेलंगाना के एमएलए ले लो, किसी भी स्टेट के एमएलए ले लो, वो एमएलए पता क्या बात करते हैं कि हम नीचे को फंड इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें पता नहीं कि सरपंच लोग कैसा काम करेंगे। पर राइटर ये बोल रहा है कि भैया आप अपने थोड़ा गिरेबान में तो झांकिए, आप लोग कौन सा फंड को अच्छे से यूटिलाइज करते हो जो आप सरपंच को बोल रहे हो कि अच्छे से फंड यूटिलाइज नहीं होते। तो हमें ना देखो, अगर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात करते हैं, अगर उसको एक्चुअल में अचीव करना है, जो हमारे महात्मा गांधी जी का आइडिया था उसको एक्चुअल में अचीव करना है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेवलपमेंट चाहिए, तो पंचायत को, सरपंच को, इनको हमें डेफिनेटली प्रॉपर पावर्स देनी ही पड़ेंगी। जो बात करी ना फंड्स की, फंक्शंस की, फंक्शनरीज की, ये सारी चीजें अगर होंगी तभी कहीं ना कहीं हम लोकल लेवल तक डेवलपमेंट लेके जा पाएंगे, नीचे तक डेवलपमेंट हो पाएगी एंड उसके हमें रिजल्ट अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो यही सारी चीजें चाहिए। लिमिटेड डिसेंट्रलाइजेशन है अभी तक, पर अगर जेन्युइन ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डेवलपमेंट एक्चुअल में रियल टाइम्स में हमें देखने को मिल जाएगा, राइट है। तो ये थे आज के तीनों आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।